Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the kinetic interpretation of temperature. Interpretation means interpret करना, describe करना, explain करना. Relationship हम describe करेंगे kinetic का मतलब है काइनेटिक एनर्जी. टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में क्वांटिटेटिवली जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रूव करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू KMT of gases, KMT के हम पास्टुलेट डिस्क्राइब कर चुके हैं. गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं with each other and also collide with the walls of the container and change their direction. गैस के मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो हमारे पास रैंडमली होती है या हैजर्डली होती है. नंबर 3 पे हमने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है ये किस टाइप की होती है. ये परफेक्टली इलास्टिक होती है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है. ऐसी कोलिजन जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. गैस मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होने के बाद और पहले जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की अगर सेम होगी तो फिर ये इलास्टिक कोलिजन है, अदरवाइज ये एक इलास्टिक कोलिजन होगी. नेक्स्ट एक हमने और इसमें डिस्क्राइब किया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में सट्राइव करती हैं और साथ विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर सट्राइव करते हैं. तो ये हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. प्रेशर एक्सर्ट होता है किसकी वजह से होता है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया इज नाउन एज प्रेशर. तो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लासियस इक्वेशन PV that is equal to 1/3 mnc square bar. Here is m. M is the mass of one molecule of gas. m गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और c क्या है. c स्क्वायर बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मीन स्क्वायर वेलोसिटी now P is the applied pressure and V is the
the velocity, V is the volume of given mass of the gas. Okay, this is PV, that is equal to 1/3 mnc square bar. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब अगर गैस का मॉलिक्यूल एक पॉइंट से 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करता है, तो इसकी ये जो मूवमेंट है, ये कौन सी मूवमेंट होती है? ट्रांसलेशनल मूवमेंट होती है, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करना ट्रांसलेशनल मोशन कहलाती है। क्या गैस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटरी मोशन जो है रखती हैं? क्या गैस के मॉलिक्यूल्स विद रोटेटरी मोशन के साथ मूव करते हैं या नहीं? यह डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पर। लेकिन हम ये बात कह सकते हैं कि ऑल गैसेस हैव ट्रांसलेशनल मोशन। हर गैस की जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है। अब अगर हम यहां पे एक सेंटेंस लिखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, the kinetic energy is associated with the one molecule of a gas due to its translational motion। यहां पर बात हो रही है सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, यहां पे सिर्फ गैस के एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। गैस का एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोड्यूस होगी ड्यू टू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से गैस के एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नाउन एज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर बार। ये जो काइनेटिक एनर्जी लिखी गई है इसको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहां पे हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय फैक्टर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। द इक्वेशन नंबर 1 PV दैट इज इक्वल टू 1/3। 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया,
mnc² बार। अब अगर हम 3 को 2 की जगह लें और 2 को 1/2 कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी जो एक मॉलिक्यूल की वैल्यू रखती है 1/2 mc², ये वाला फैक्टर हम इस फैक्टर के इक्वल करना चाहते हैं। इसलिए PV दैट इज इक्वल टू 2/3 और ये n हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बाहर ले आते हैं तो यहां पे हमारे पास n आ गया, यहां पे 1/2 into mc² बार। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं कि इस इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इनटू इक्वेशन नंबर 3, PV that is equal to 2/3 n multiplied by EK. EK is the average translational kinetic energy. अब अगर हमारे पास गैस का मोल 1 हो, n is equal to 1, इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na हैं जो कि इक्वल होते हैं 6.02 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो n है, ये n आपके पास मौजूद है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए n को रिप्लेस कर सकते हैं Na से। तो द फाइनल इक्वेशन PV दैट इज इक्वल टू 2/3 NaEK ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन को हम 4th नंबर दे सकते हैं, ये 4th नंबर इक्वेशन बन गई। अब हम यहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन for 1 mole, for 1 mole mean when n is equal to 1, तो PV that is equal to RT। हमने इस इक्वेशन को नंबर 5 कह दिया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल। प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, इसलिए दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है। हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, हम इस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 2/3 Na into EK that is equal to RT। अब हम इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको एक तरफ ले जाते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं। अब इसमें देखेंगे 2/3 कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास जो EK है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू, ये 3 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। Na मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ये टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब हमारे पास ये सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट है, तो अब हम इसको राइट कर सकते हैं कि E के दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T कैपिटल D। अब हमारे पास E के दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हम कांस्टेंट को यहां से खत्म करना चाहते हैं तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि जो हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर की वैल्यू को रेज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली हीट है, हीट एनर्जी की फॉर्म है। हम एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हमारे पास इस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट जीरो। Next we talk about the absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि कौन सा टेम्परेचर है जिसपे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। 0 केल्विन है या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस है या -459 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस का वॉल्यूम आइडियली जीरो हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको रियल गैसेस पे अप्लाई करें तो गैस का वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। अब हमारे पास अगर एक गैस का कंटेनर है, ये गैस का कंटेनर है एक, इसके अंदर बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक हमारे पास होता है हीट और दूसरा हमारे पास है टेम्परेचर। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मूव कर रहे हैं, कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हमारे पास अगर हम एक गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को सम करें तो वो हमारे पास हीट कहलाती है। डिफाइन कर सकते हैं कैसे? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस इज नाउन एज हीट। लेकिन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है कि अगर हम इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है? टेम्परेचर कहलाती है। अब अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करें, वो किस तरह करेंगे? हम टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। टेम्परेचर को डिक्रीज कैसे करेंगे? टेम्परेचर को हम इसमें से जो हीट है उसको रिमूव करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स स्लो स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर
The hypothetical temperature at which molecular motion of gas molecule ceases। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन को सीज कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू जीरो। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन है द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। अब हमारे पास क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या हम इसको अटेन कर सकते हैं? तो बेटा आपका आंसर होना चाहिए कि ये नॉन अटेनेबल है, नॉन अटेनेबल है या ये नॉन अप्रोचेबल है। नॉन अप्रोचेबल या नॉन अटेनेबल का मतलब क्या है कि इतने लोएस्ट टेम्परेचर तक हम रीच नहीं कर सकते। हम ये वाला टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते। वो 0 केल्विन हो सकता है, वो -273.16 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वो -459 फ़ारेनहाइट हो सकता है। इतने लोएस्ट टेम्परेचर तक हम रसाई हासिल नहीं कर सकते। हाँ, साइंटिस्ट की जो कोशिश है, जो साइंटिस्ट ने लोएस्ट टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश की है, वो कहां तक कोशिश की गई है ये आपको एमसीक्यूज आता है। -10⁻⁵ केल्विन लोएस्ट टेम्परेचर स्टडी किया गया है। -10⁻⁵ का ये हरगिज मतलब नहीं है कि केल्विन टेम्परेचर जीरो में है, जीरो से लेस है। केल्विन टेम्परेचर जीरो से लेस नहीं है। अगर केल्विन जीरो हो जाए फिर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जीरो से बड़ी है। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं 0.00001 केल्विन। ये वाली जो वैल्यू है ये जीरो से बड़ी है। तो 10⁻⁵ लोएस्ट टेम्परेचर अटेन किया गया है मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास आती है आइडिया ऑफ हीट फ्लो। हमारे पास जो सॉलिड्स हैं उसमें हीट फ्लो कैसे करती है, हमारे पास गैसेस लिक्विड में हीट फ्लो कैसे करती है। तो अगर हम देखें इन सॉलिड में, तो सॉलिड में बेटा हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक आयरन रॉड है, हमारे पास एक आयरन का रॉड है। अब ये जो आयरन है ये हमारे पास मेटल है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम इस एंड को हीट प्रोवाइड करें तो ये एंड हमारे पास आयरन का जो रॉड है इसका ये एंड बेटा हॉट हो जाएगा और ये एंड जो है वो कोल्ड एंड कहलाएगा। एक एंड जो है वो हॉट एंड है और दूसरा जो एंड है वो हमारे पास हॉट एंड है, क्योंकि हम इस एंड से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की शक्ल में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो साथ वाले इलेक्ट्रॉन को सट्राई करना शुरू कर देंगे, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी। तो कोलिजन की वजह से ये
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को एनर्जी शिफ्ट करेगा हीट की शक्ल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इस तरह हीट ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ हॉट बॉडी टू एन अदर एंड ऑफ कोल्ड बॉडी। तो बेटा इन लिक्विड और सॉलिड में, गैसेस में हमारे पास कैसे मूव करती है जो हीट है लिक्विड्स में और गैसेस में। अगर आपके पास दो ग्लास हैं, अब इसके अंदर हमारे पास बॉइलिंग वाटर है और दूसरी तरफ हमारे पास कोल्ड वाटर है। अब इसके अंदर हमारे पास कोल्ड वाटर है और इसके अंदर बॉइलिंग वाटर है। ये बॉइलिंग वाटर और ये हमारे पास कोल्ड वाटर है। अब हमने इस हॉट वाटर को या जो बॉइलिंग वाटर है उसको हमने एक थर्ड ग्लास के अंदर हमने उसको पोर कर दिया है। अब जैसे ही ये दोनों लिक्विड, दोनों जो हमारे पास वाटर हैं, एक हमारे पास कोल्ड है, दूसरा हमारे पास बॉइलिंग वाटर है। जो बॉइल्ड वाटर है इसके मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा फास्टली मूव करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कोल्ड वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के पास लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, वो स्लो स्पीड के साथ मूव करेंगे एज कंपेयर टू बॉइल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए जैसे जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो बॉइल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हुए कोल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद इनका जो टेम्परेचर है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास सेम होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब अगर हम उसकी मीन स्केयर वेलोसिटी देखेंगे तो हमारे पास वो सेम होना स्टार्ट हो जाएगी। होमोजीनियस जो है वो होमोजीनिटी इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगी। ये आइडिया ऑफ हीट फ्लो है कि सॉलिड में कैसे मूव करता है, गैसेस और लिक्विड में हमारे पास कैसे मूव करता है। अब हमारे पास लास्ट एक बात है कि सॉलिड की जो हमारे पास जो सॉलिड है उनकी जो मोशन है वो कौन सी होती है। बेटा सॉलिड मूव नहीं कर सकते, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट सॉलिड मूव नहीं कर सकते। वो अपनी पोजीशन पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। या हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन किसकी होती है, सॉलिड्स की होती है। तो हमारे पास इसमें हम लेते हैं एवरेज वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लेते हैं। एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ये टेम्परेचर कहलाता है। अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस और लिक्विड्स में हम कंसीडर करते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखें सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी किस टाइप की होती है, एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है जो टेम्परेचर कहलाती है। और गैसेस और लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी की टाइप होती है वो कौन सी होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा ये हमारे पास सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और गैसेस और लिक्विड में एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और अल्लाह पाक आपको सच बोलने और सच्चाई को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।